प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास और होगा हमारा चैप्टर 1। पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता। अब अगर हम हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत देखते हैं तो एक टाइमलाइन समझ लेना ज़्यादा उचित रहेगा। ये समझना होगा कि हड़प्पा सभ्यता कैसे शुरू हुई, कहाँ थी, कैसे हमें पता चला। चलिए, जो बुक्स में नहीं है पहले उससे शुरू करते हैं, ठीक है। बुक्स में आपको ये नहीं बताया गया है कि कैसे इसकी हड़प्पा सभ्यता की खोज होनी शुरू हुई। देखिए, जैसा कि आपको पता है, भारत कई सौ साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अराउंड 200 साल, ठीक। 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम में अंग्रेजों को चाहिए था कि वे भारत के तटीय इलाकों से, यहाँ मुंबई होगा, ये गुजरात का सीन आप इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ अगर आप बनाते राजस्थान और ये इधर पाकिस्तान के इलाकों में, वे चाहते थे कि गुजरात के पोर्ट्स और मुंबई के पोर्ट्स का पूरा यूटिलाइज करना उनका मेन मकसद था कि किस तरीके से वे भारत के रॉ मटेरियल्स को अपने देश पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी ट्रांसपोर्टेशन की। सबसे पहले हमें मिलता है रेलवेज, ठीक। आफ्टर दैट रेलवेज उन्होंने सोचा कि चलो रेलवेज को लोकल एरिया से दूर दूर के एरियाज तक फैलाया जाए। जो जो उनका जो ब्रिटिशर्स जिन इलाकों पर रूल करते थे, उन इलाकों तक रेलवे लाइंस पहुंचाने लगे। फिर उन्होंने रजवाड़ों से होकर भी रेलवे लाइन गुजारनी शुरू करी। इसी क्रम में क्या होता है कि ये कुछ रेलवे लाइंस लेकर के जाते हैं जो हड़प्पा का इलाका है उस तरफ, ठीक। पंजाब के उन इलाकों में जब ये रेलवे लाइन होकर लेकर गुजारते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे कुछ कच्ची पक्की ईंटें मिली हैं, ठीक। अब ईंटें कुछ ऐसे मिलती हैं, मान लेते हैं ये ईंटों की बनी हुई एक दीवार है, तो ऑब्वियस है इस तरफ खाली है और इस तरफ खाली है, सिर्फ इसी जगह पर हमें ईंटें मिल रही हैं। फिर सडनली ईंटें हमें इधर मिल रही हैं, इधर नहीं मिल रही हैं, मान लेते यहाँ मिल रही हैं, ये एक लंबी लाइन जा रही है। इस तरीके से उनके दिमाग में अचानक से कौतूहल सा कौंध पड़ा कि आखिर ये ईंटें आ कहाँ से रही हैं और ये पक्की ईंटें बना कौन रहा है, ठीक। ईंटें हैं कहाँ से, आई कहाँ से, बनी कैसे, ये विचार इनके मस्तिष्क में कौन पड़ा था। दयाराम साहनी, डॉक्टर दयाराम साहनी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा की खोज की। इसके एक वर्ष बाद ही 1921-22 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज करी। आपके बुक में मोहनजोदाड़ो है, आप मोहनजोदाड़ो के नगर के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा बहुत छोटा नहीं है, लेकिन हाँ, मोहनजोदाड़ो के अपेक्षाकृत वह एक छोटा नगर था। हम पूरे हड़प्पा सभ्यता में को समझने जाते हैं तो हम पाते हैं कि आद्य सभ्यता है। आद्य सभ्यता क्या होती है ये भी समझ लेते हैं। आद्य इतिहास क्या होता है, किसे कहते हैं आधा इतिहास, ठीक। समझे, जिसकी लिपि हम पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हमें लिखित तौर पर मिल रहा है, उसके समाज की संरचना को हम लिखित तौर पर पढ़ पाते हैं, हम उन्हें इतिहास का भाग लेते हैं। पर अगर लिपि है और हम नहीं पढ़ पाते, आदि इतिहास, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम शुरुआत से बात करें तो यह एक आदि इतिहास है। प्रश्न जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह है हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। चाहे आपकी क्लास 12वीं में हो या कॉलेज में हो, अक्सर ये प्रश्न सामने घूम फिर कर आ ही जाता है कि क्या है विशेषताएं यहाँ की। हमने कहा चलिए इन्हीं पर बात कर लेते हैं। विशेषता अगर पूछी जाती है या विशेषताएं अगर पूछी जाती हैं तो पहली मुख्य विशेषता है नगर नियोजन। प्रश्न बनाने के लिहाज से आप इसमें नालियां, सड़क, नाली, जल प्रबंधन,
मकान आदि अनेक प्रकार की चीजें देख सकते हैं जो इस नगर की विशेषताओं को और बढ़ा देता है। हम मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेते हैं। मोहनजोदाड़ो का एग्जाम्पल लेते समय हमें कुछ विशेष बात समझ में आती है। क्या है कि एक दुर्ग है, मैं दुर्ग बनाता हूं। आप ये समझें कि यह दुर्ग फोर्टिफाइड है। फोर्टिफाइड जो दुर्ग है, इसके चारों तरफ किले बने हैं और इस दुर्ग को बनाया गया है कच्ची ईंटों पर। कच्ची ईंटों का बेस बनाकर इस दुर्ग को बनाया गया है। इसके ऊपर किला बनाया और कुछ विशेष इमारतें हैं। बाद में आता हूं कि क्या विशेष इमारतें हैं। यहां पर इसके जस्ट पूर्व में एक त्रिभुजाकार निचला शहर है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि यहीं पर सड़कों के किनारे, हमें मुख्य सड़क के किनारे बाहर से, यानी ऐसा समझिए कि मकानों से होकर नाली, छोटी नाली, उसके पश्चात वे बड़ी नालियों से मिलकर, फिर वे बड़ी नालियां अन्य बड़ी नालियों से मिलकर और मुख्य नाली से मिलकर सारा जल निकासी हो जाती है और पानी बाहर चला जाता है नगर से। नगर की ये जल निकासी प्रणाली बहुत ही अद्भुत है। इससे पहले और इस तरह के समकालीन जो मेसोपोटामिया या चीन या इवन अगर आप देखते हैं मिस्र की सभ्यताओं को भी, तो भी आपको इस तरह की चीज नहीं देखने को मिलेगी। ये स्थापत्य कला की, इंजीनियरिंग का जो एक मुख्य सड़क के द्वारा काटी जाती है और इसके बगल में अन्य भी सड़कें हैं। हर सड़क एक दूसरे सड़क के साथ समानांतर और अन्य सड़कों और गलियों में के द्वारा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इस प्रकार की ग्रिड संरचना हमें पहले अभी तक देखने को नहीं मिली। आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि यहाँ की डिटेलिंग, आप ध्यान से सोचें कि अगर ये दुर्ग यहां ना होकर यहां होता तो क्या होता। सूर्य पूर्व से निकलता है, इसकी पोजीशनिंग देखते हैं। ये ईस्ट है यानी पूर्व, ये वेस्ट अर्थात पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ साउथ। अगर ये यहां होता तो सुबह प्रातः काल इसकी रोशनी नगर पर पड़ती और यहां ज्यादा समय तक अंधेरा रहता। अब ये यहां है, यहां ज्यादा समय तक उजाला रहता है, दिन का प्रकाश यहां मिलता है और साय में इसकी छाया अगर इस पर पड़े भी तो भी रात्रि का वक्त है, कोई नुकसान नहीं होता। अब यहीं पर बात आ जाती है, अगर हम लेते हैं सड़कों को, तो सड़कें एकदम एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। हमें एक देखकर आश्चर्य लगा है कि जो मकान हैं उनके गेट सड़कों पर नहीं खुलते, सारे गेट गलियों में खुल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है कि हो सकता है वे लोग मार्ग को व्यस्त नहीं रखना चाहते थे। वे सोचते होंगे कि मार्ग में किसी को दिक्कत ना हो, ठीक, या हो सकता है कि उनका कोई सुपरस्टिशन हो। पर दोनों ही सूरतों में यह एक शानदार वास्तुकला का नमूना है, अद्भुत उदाहरण है। जल निकासी की व्यवस्था में हम देखते क्या हैं कि जो नालियां हैं उन्हें ढका जाता है और इस तरीके से ढका जाता है कि बार बार उठाकर साफ सफाई किया जा सके। ये आज के भी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमारे यहाँ बहुत जगहों पे जल भराव, जल निकासी की समस्या, ये सब देखने को मिलती है। अगला, यहाँ एक गारे के तौर पर जिप्सम का प्रयोग हो रहा है।
जिसमें एंटीबैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम जल प्रबंधन का उदाहरण लें तो 700 कुएं हैं सिर्फ मोहनजोदाड़ो में। कुछ सार्वजनिक हैं और कुछ निजी। हो सकता होगा कि वहां पर लोग सोचते हों कि अगर जब तुम्हारा कुआं खराब हो जाए भाई तो तुम यहाँ वाले से भर लेना, पर किसी दूसरे व्यक्ति को तकलीफ मत देना। ये नहीं कि कल पानी पानी बाल्टी मांगने चल दिए। ठीक, मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, ये मैंने सिर्फ तथ्य बनाया था, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर मैं मकान की बात करता हूं तो मकान को मैं दो भागों में बांटता हूं। एक, मकान का अपना स्थापत्य कला, दूसरा ईंटें। ईंट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो यहाँ पर देखने को हमें मिली। पक्की ईंटें हैं, कुछ कच्ची ईंटें हैं, कहीं पर जैसे कालीबंगा में हमें अलंकृत ईंटें मिली हैं। अलंकृत ईंटें मतलब जिन पर डिजाइन वगैरह की गई थी। ईंटों का एक आश्चर्यचकित कर देने वाला शेप, कुछ ईंटें एल आकार की हैं, कुछ ईंटें टी आकार की हैं। यूं कहें कि जैसी जरूरत है वैसा ही ईंट है। ये ईंटों की टूट फूट को रोकने का तरीका वाकई में बहुत असरदार था। कुछ ईंटें बहुत बड़ी हैं पर अनुपात 4, 2, 2 और 1 का है। यही अनुपात छोटी ईंटों में भी है, यही अनुपात बड़ी ईंटों में भी है। ईंटें वास्तविकता में इस सभ्यता की जान है। ईंटों से हटकर अगर हम मकान के अंदर आते हैं, अगर हम सिर्फ मकान पर ध्यान दें तो मकान कुछ यूं है। चारों तरफ कमरे हैं और बीच में एक आंगन है। आंगन होने से आंगन में कुछ ना कुछ व्यावसायिक कार्यक्रम जरूर चल रहा होता है। कहीं चरखा है तो कहीं कुछ, पर कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। इस प्रकार ये एक लघु उद्योग वाला नगर कहा जा सकता है। लघु उद्योग या कुटीर उद्योग वाला नगर कहा जा सकेगा। हर घर में लगभग कुछ ना कुछ कार्य होता हुआ जरूर दिखता है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं, मतलब ये आवश्यक नहीं कि मैं जहाँ सीढ़ियाँ बना रहा हूँ आप वहीं सोचें, पर सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियाँ छतों तक जाती हैं और कुछ जगहों पर हमें 2-2 माले के मकान मिले हैं। उनमें अभी विरोधाभास है कि क्या ये एक मकान के ऊपर ही बन गए एक मकान है या फिर सब एक साथ बना होगा। 2 से भी ज़्यादा मंजिलों के मकान मिले हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सोचें कि 2 ही तक मिले हैं, पर इस बात का तथ्य नहीं है कि वह एक साथ बने हों। फिर भी छतों से गंदे पानी को जमीन नालियों तक लाने के लिए मिट्टी के पाइपों का प्रयोग किया गया है, जो कि वास्तविकता में गृह स्थापत्य कला को की उच्चता का प्रदर्शन करता है। एक तरफ जहाँ इतनी छोटी छोटी चीज़ों की डिटेल की गई है, वहीं पर जो कांसे की मूर्ति मिली है उसमें कम डिटेलिंग जो हुई है। ये दोनों ही थोड़ा विरोधाभास दर्शाते हैं, पर उस बारे में बाद में आएंगे। वापस आते हैं यहाँ पर। हर घर में, हर मकान के अंदर हमें एक रसोई अर्थात पाकशाला, किचन जो कहना चाहें वो मिला है। हर घर में एक गुसलखाना जरूर है, यानी स्नान गृह है। ठीक, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये ज़रूरत की चीज़ें, ये यहाँ मौजूद होना बतलाता है कि ये उस समय भी आज के कई ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा अच्छी जीवन जी रहे थे। इनके जीवन शैली बहुत ही उच्च कोटि की थी। अगर हम अन्य विशेषताएं लेते हैं तो 2 मुख्य विशेषताएं तो और हैं जो कि यहाँ देखने को मिली हैं। हड़प्पा में हमें 6 अन्नागार मिले हैं। अन्नागार जहाँ पर अन्न को इकट्ठा किया जाता है। अब हड़प्पा में 6, मोहनजोदाड़ो में भी 2 बड़ा वाला, 2 या 1 मोहनजोदाड़ो में, मैं श्योर नहीं हूँ।
और अन्य जगहों पर भी हमें कहीं धान की भूसी, कहीं से कुछ, ये सब प्राप्त हुए हैं। अन्न को इकट्ठा करना बतलाता है कि यहाँ पर प्रबंधन विशेष कोटि का होता था, प्रबंधन की आवश्यकता भी थी। वो हम वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जब विशेषताओं की बात करेंगे तब देखेंगे। ये फिलहाल नगर नियोजन से संबंधित विशेषताएं हैं, यहीं पर रहते हैं। दूसरे, मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार, जिसे मैंने यहाँ पहले ही बनाया हुआ है, स्नानागार मिला है। ये कुछ एक ऐसा सामूहिक कार्यक्रम यहाँ होता होगा जिसे हम ये कह सकते हैं कि बड़ी मात्रा में लोग यहाँ स्नान करते हों। ये एक बड़ा स्विमिंग पूल था। किस लिए इस्तेमाल होता था, क्या होता था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ जल भराव, जल निकासी, यहाँ तक कि वस्त्र को बदलने के लिए जो छोटे छोटे कक्ष बनाए गए थे, ये यहाँ की विशेषता में एक स्वतः ही बेहतरीन विशेषता, मैं क्या कह सकता हूँ, विशेषता को भी विशेषता प्रदान कर देते हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन विशेषताओं के लिए, की विशेषता के लिहाज से इतनी मदों पर, इतने विषयों पर अगर आप कुछ कुछ 2-2, 3-3 लाइन लिख देते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। आज यहीं रहने देते हैं, शेष आगे कक्षा में।